हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th के डे 9 की शुरुआत। मिरेकल सीरीज़ के अंदर हम लोग 45 डेज़ के अंदर 11th का पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स स्पेसिफिक हीट एंड मीन फ्री पाथ। तो देखो, ये जो चैप्टर है मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अगर आप सीखने के नज़रिए से देखो तो, राइट। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग फिजिक्स के अंदर किस तरीके से एक थ्योरी को डेवलप किया जाता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप है ना एक मॉडल बनाते हो, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर अजम्पशंस माने थे कि हम जिस गैस को डिस्क्राइब करने वाले हैं उसके बारे में ये बातें हम मान रहे हैं। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, हमारी कुछ थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस होती है। जैसे हमने प्रेशर का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था और हमने जो आरएमएस वेलोसिटी है उसके साथ में प्रेशर को और टेम्परेचर को, इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया था। अब थ्योरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो ये होता है कि थ्योरी के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जाता है जिनको एक्सपेरिमेंटली मेजर भी किया जा सकता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है फॉर डिफरेंट गैसेस, लाइक मोनो एटॉमिक गैस हो गई, डाया एटॉमिक गैस हो गई, पॉली एटॉमिक गैसेस हो गई, तो इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। और अब अपन क्या करेंगे कि इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो रिजल्ट्स हमने डिराइव किए हैं उनके बेसिस पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एग्जैक्टली मैच करने लगते हैं तो उसको साइंस के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस माना जाता है। उस थ्योरी को साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है। और हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो एक इसी तरीके की थ्योरी है जिसके प्रेडिक्शंस जो हैं वो रियलिटी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी इस सीरीज़ का टारगेट मैं बता देता हूँ। हम लोग फियर ऑफ फिजिक्स के ऊपर हमला कर रहे हैं और यही आपकी समस्या है मेन, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गई तो आप बोर्ड्स भी फोड़ दोगे, जेई का एग्ज़ाम भी फोड़ दोगे, नीट का एग्ज़ाम भी फोड़ दोगे, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसको आप फोड़ ही दोगे। तो मिरेकल सीरीज़ के अंदर आप ट्राई करो फिजिक्स सीखने की। उसके बाद का जो काम है कि एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे वो अपने आप आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। आप दिल से इसको फॉलो करोगे तो आपको इसका मिरेकल पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। अब देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आरएमएस वेलोसिटी के बारे में बात करा था और हमने प्रेशर को रिलेट किया था आरएमएस वेलोसिटी के साथ में। हमने एक फॉर्मूला देखा था P = 1/3 रो टाइम्स वी RMS स्क्वायर। अब उसी से थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अब एनर्जी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी कितनी है। तो हर मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को तो हमने आरएमएस वेलोसिटी लिखा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ स्मॉल एम यहाँ पर हर मॉलिक्यूल का मास है, टाइम्स वी RMS स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को क्यों नहीं काउंट किया, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले ही दे चुके हैं। हम लोग आइडियल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल मानते हैं। सारी की सारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, इसलिए हमने एनर्जी के तौर पे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर किया है। अब ये जो VRMS स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। हमें पता है कि VRMS स्क्वायर इज नथिंग बट P डिवाइडेड बाय रो। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, VRMS स्क्वायर इज नथिंग बट P डिवाइडेड बाय रो, 3P डिवाइडेड बाय रो। और जो 3P डिवाइडेड बाय रो है, P डिवाइडेड बाय रो अगर आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करें तो किसके इक्वल होता है, आइदर RT/mW और KT/m के इक्वल होता है। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, हाफ स्मॉल m और VRMS स्क्वायर जो था उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 3KT डिवाइडेड बाय स्मॉल m। वैसे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था VRMS स्क्वायर का, √3KT डिवाइडेड बाय m, उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी मिलेगी हमें, 3/2KT। नोटिस कर रहे हो कि जो गैस के हर मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो
केवल और केवल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आपको पता चल गया कि क्यों सर इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया करते थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा दिया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप एवरेज एनर्जी ऑफ गैस के बारे में बात करो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है, मतलब ओवरऑल गैस की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हमें पता है, उसको अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 कैपिटल N के टी। अब कैपिटल N के टी जो है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट, या फिर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो स्मॉल nRT के इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे गैस की एनर्जी जो है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। और यही हमारी इंटरनल एनर्जी है बच्चों, ध्यान रखना। अब हमारी जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हुआ करती थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कैसे निकालते थे, तो हमने देखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो इंटरनल एनर्जी थी डेल्टा यू, वो किसके इक्वल हुआ करती थी, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू किसके इक्वल हुआ करता था, एन सी वी डेल्टा टी। तो सी वी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय एन टाइम्स डेल्टा टी, या यूं कह लो यू डिवाइडेड बाय एन टाइम्स टी, ठीक है। तो अब हमें पता पड़ गया कि यार हमारा जो u है वो तो किसके बराबर है, 3/2 स्मॉल n r t, ठीक है। तो u डिवाइडेड बाय n टाइम्स t किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 r के इक्वल हो जाएगा, और ये ही किसके इक्वल हो जाना चाहिए, cv के इक्वल हो जाना चाहिए। खेल खत्म। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो cv की वैल्यू है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 3/2 r। r यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर और हमें थ्योरेटिकल वैल्यू पता पड़ जाएगी। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि यार हमारी जो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एग्जैक्टली जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं उसके बराबर है या नहीं। और जब ये किया गया तो सरप्राइज्ड रह जाओगे आप, एग्जैक्टली मैच करती है थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जैक्टली मैच करती है। एक समस्या रह गई यहाँ पर, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ना 3/2 r, ये केवल और केवल मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए ही वर्क करता है। अगर आप डायटॉमिक गैस लोगे या पॉली एटॉमिक गैस लोगे तो फिर उसकी जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो 3/2 r नहीं होगी। अब यहाँ पे आपका दिल टूट जाएगा, आपको लगेगा कि यार इतनी मेहनत से हमने थ्योरी डेवलप करी, हमें लग भी रहा था कि बहुत सही थ्योरी हमने डेवलप करी है, लेकिन ये तो हमारे मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए ही वर्क कर रही है, डायटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए वर्क ही नहीं कर रही। तो साइंस में जब भी ऐसा होता है ना तो थ्योरी को इम्प्रूव किया जाता है और दिमाग लगाया जाता है और कुछ चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी थ्योरी को फर्दर इम्प्रूव कर देगी, जो कि हमारी थ्योरी को इवन डायटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल करवा देगी, ठीक है। बट उससे पहले अगर कोई पूछे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है Cv + r। तो अगर अपन मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए बात करें तो ये हो जाएगी 5/2r, है ना। और अगर कोई पूछे गामा की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ नथिंग बट Cp डिवाइडेड बाय Cv। तो हम लोग कम से कम मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए पता कर सकते हैं कि गामा की वैल्यू 5/3 होनी चाहिए, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारी थ्योरी को इम्प्रूव करते हैं, तो उसके लिए हमें एक और लॉ कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। हम लोग इनको बहुत ही ब्रीफ के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब इनका जो एसेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान देना, ध्यान से सीखना इसको। द टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस का एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उसकी जो टोटल एनर्जी है, इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी अभी आपने देखा था कि एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ रही थी आपके पास में 3/2
टू स्मॉल k टाइम्स t। अब ये जो एनर्जी है ना, ये डिवाइडेड हो जाएगी, कितने हिस्सों में डिवाइडेड हो जाएगी, जितनी उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ध्यान डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर आ जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। बट ये लॉ हमें समझ में आ गया कि जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, टोटल एनर्जी उतने ही हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ kT। अब हमने ये कैसे पता लगाया हाफ kT होगी, तो हमने देखा कि एक अकेला जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। अगर वो स्पेस के अंदर मूव करेगा, ठीक है, तो वो आइदर x डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, और y डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, और z डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। आप बोलोगे सर क्यों, और किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है? अरे भैया कर सकता है, बट जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। तो स्पेस के अंदर जो मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल मोशन है उसको आप 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल रोटेट भी तो कर सकता है, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी तो हो सकती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सीखना, एक अकेला मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि अगर वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो नेग्लिजिबल होगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होगा तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वो भी नेग्लिजिबल होगी। इसलिए हम रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है। तो हमें पता पड़ गया कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकती है, और उसकी टोटल एनर्जी है 3/2 kT। इसका मतलब पक्का हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होनी चाहिए, हाफ kT। तो अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब पता पड़ गया, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट मोशन। जैसे अकेले मॉलिक्यूल की बात करें तो वो x डायरेक्शन के अंदर, y डायरेक्शन के अंदर, z डायरेक्शन के अंदर ट्रांसलेशन कर सकता है। अगर वो रोटेशन कर भी रहा है तो रोटेशन से रिलेटेड एनर्जी जो होगी वो नेग्लिजिबल होगी। बट अब यहाँ से आपको पता पड़ गया कि अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो मोनो एटॉमिक ना होकर डाया एटॉमिक है या फिर पॉली एटॉमिक है, तो फिर ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होगी ही होगी, रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक जो पार्टिकल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, और यहीं पे आपकी जो थ्योरी है वो फर्दर इंप्रूव हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग ये पता कर चुके हैं कि हमारी जो मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे ऑर्गन हो गई, नियॉन हो गई, या फिर जितनी भी आइडियल गैसेस होती है ना, उनको बेसिकली क्या माना जाता है, मोनो एटॉमिक गैसेस ही माना जाता है, ठीक है ना। जब तक कहा नहीं जाए तब तक आपको मोनो एटॉमिक ही मानना है। इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एंड तीनों की तीनों ही ट्रांसलेशन से एसोसिएटेड होती है। अगर आप डाया एटॉमिक की बात कर रहे हो या फिर इवन ट्राया एटॉमिक की बात कर रहे हो, बट उसकी स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है ना। जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, CO2 जो है वो वैसे तो ट्राया एटॉमिक है, बट इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। और O2 की जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसी होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। ऐसे ही C2H2 हो गया, ठीक है ना। ये जितनी भी गैसेज हैं इनके लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होंगी ही होंगी ट्रांसलेशन से एसोसिएटेड, है ना, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होंगी रोटेशन से एसोसिएटेड। जो प्लेन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या इनका जो एंगुलर मोमेंटम, अगर वेक्टर टर्म्स में बात करो तो आप इसको 2 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशन से रिलेटेड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। यानी कि डाया एटॉमिक एंड लीनियर ट्राया एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स हाफ kT, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स kT। और अगर अपन नॉन लीनियर ट्राया एटॉमिक के बारे में बात करते हैं, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए बात करते हैं, जैसे H2 हो गया वेपर, जैसे अमोनिया गैस हो गई NH3, जैसे CH4 हो गया, ठीक है ना, इन सब के लिए, तो इन सब के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होंगी ही होंगी ट्रांसलेशन से एसोसिएटेड। साथ ही साथ में ये आपके 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके रोटेशन के भी जो कंपोनेंट होंगे वो 3 होंगे। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी रोटेशन से रिलेटेड भी हो जाएगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी 6। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 6 टाइम्स हाफ kT। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब तक आपसे कहा नहीं जाए या जब तक गैसेस को बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर ना ले जाया जाए
तब तक जो वाइब्रेशन से रिलेटेड एनर्जी है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए तो कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, बट डाई एटॉमिक गैसेस के लिए एंड ट्राई एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए इवन जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं, और जब वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एग्जिस्ट कर सकती है, मिनिमम 2 और उससे ज़्यादा भी, ठीक है ना। बट ये जब स्पेशली कहा जाए तभी हमें इसको कंसिडर करना है ना। तो एट हायर टेम्परेचर और स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड, राइट, गैसेस कैन हैव अ फ्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू वाइब्रेशन ऑल्सो, है ना। बट जब तक कहा नहीं जाए तब तक हम लोग इसी डेटा को यूज़ करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो अब हमारे पास में आ गया कि अब हम क्या कर सकते हैं, इवन जो हमारी पॉली एटॉमिक गैसेज हैं, डाई एटॉमिक हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया, इनके लिए भी हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू को गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि इफ़ अ गैस हैव एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एफ की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ एफ टाइम्स हाफ के टी, यानी कि एफ डिवाइडेड बाय 2 के टी। तो एनर्जी ऑफ गैस जो होगी, तो ये एक मॉलिक्यूल की है, अगर अपन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ बाय 2 एन टाइम्स के टाइम्स टी। एन टाइम्स के टाइम्स टी को अपन या तो स्मॉल एन आर टी से रिप्लेस कर सकते हैं या पी वी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये इंटरनल एनर्जी हो गई। अगर अपन इंटरनल एनर्जी को एन और टी से डिवाइड कर देंगे तो जो बचेगा वो किसके इक्वल होगा, सी वी के इक्वल होगा, यानी कि सी वी हो जाएगा आपका एफ डिवाइडेड बाय 2r, और सी पी इसमें r ऐड कर देंगे तो f डिवाइडेड बाय 2r प्लस r, यानी कि f प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r, ये हमारा हो जाएगा Cp। और इन दोनों का जो रेशियो है Cp और Cv का, वो हो जाएगा आपका गामा। तो गामा का डायरेक्ट रिलेशन हमें पता पड़ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम से, f प्लस 2 डिवाइडेड बाय f। अब हमें बस केवल और केवल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कोई भाई कहे मोनो एटॉमिक गैसेस के बारे में गामा की वैल्यू निकालो, तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गामा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 1.67। अगर कोई पूछे कि बताओ डाई एटॉमिक गैस के लिए या लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गैस करो, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2 मतलब 7 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1.4। और अगर कोई पूछे बताओ पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, उसको 6 से डिवाइड करेंगे मतलब 4 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 1.33। तो पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट यूज़ किया था एज अ फैक्ट, और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एग्जैक्टली ये फाइंड आउट किया है कि इनकी वैल्यू ये क्यों होती है। ऑर्डर तो आप ध्यान रखना, मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा, डाई एटॉमिक के लिए कम, और पॉली एटॉमिक के लिए सबसे कम होती है। और CV और CP को अपनों ने गामा और R की फॉर्म में ऑलरेडी लिखना सीख ही रखा है पिछले चैप्टर्स के अंदर, तो वो तो आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है ना। एक खास बात ये ध्यान रखना कि अगर आप एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर चले जाओगे, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर क्या होगा, आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक तरीके से फ्रीज हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर उस टाइम पे जब मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो गए तो क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फ्रीज हो गई क्या? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब तो है कि एक मॉलिक्यूल किन पॉसिबल डायमेंशंस के अंदर मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ में भी होता है। जब आप टेम्परेचर को बहुत जब आप टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हो, है ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के आसपास चले जाते हो, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो है वो लैप्स हो जाती है, फ्रीज हो जाती है ना, और फिर आपकी जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है, तो आपको खैर पता ही है। तो ये ध्यान रखना है, T इज इक्वल टू ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फ्रीज हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है, आपकी थ्योरी मान लो वर्क करना बंद कर देती है, ठीक है। वहाँ पर सभी जो सब्सटेंसेज हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़ीरो होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये न्यूमेरिकल के अंदर आपके बहुत काम आता है। जैसे सपोज करो आपको कहा जाए कि N1 मोल ऑफ गैस A, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है, एंड N2 मोल्स ऑफ गैस B जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है, इनको मिक्स किया जाता है। तो बताओ मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी?
तो आप पता लगा सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से डिराइव किया है भाई। पहली वाली जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, N1C1 मल्टीप्लाइड बाई T। दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, N2C2 मल्टीप्लाइड बाई T। और अगर आप ओवरऑल मिक्सचर के बारे में बात करते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, N1 प्लस N2 टाइम्स C टाइम्स T। एनर्जी आपकी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, तो आप लिखोगे N1 प्लस N2 टाइम्स C टाइम्स T इज इक्वल टू N1C1T प्लस N2C2T। सेम टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी आपकी N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इस तरीके से फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। इवन आप टेम्परेचर भी निकाल सकते हो सेम फॉर्मूला को यूज़ करके, कि मान लो दो गैसेस का मिक्सचर बनाया जाता है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर रखी हुई थी, तो कोई पूछे बताओ मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। सेम फॉर्मूला होगा आपका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा N1T1 प्लस N2T2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आया है। हमने पहले दोनों गैसेस की एनर्जी निकाल ली, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो मिक्सचर है उसकी एनर्जी निकाल ली, उसका टेम्परेचर हमने सेम फॉर्मूला को यूज़ करके फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सेम चीज़ है, मतलब इसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चंस के अंदर हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अपन बात कर लेते हैं हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है कि आपने जो मॉडल डेवलप किया है ना, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और मोशन के दौरान वो या तो दूसरे मॉलिक्यूल से या फिर वॉल से टकरा रहे हैं। आपने कॉलिजन्स को इलास्टिक माना है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल के द्वारा अनइंटरप्टेड जो मोशन करी जा रही है, उस पाथ को अपन क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। मतलब उसकी एवरेज वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। So the average distance traveled by molecules between two successive collisions is called mean free path। और इसकी जो वैल्यू होती है ना मीन फ्री पाथ की, वो होती है 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स पाई टाइम्स d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो d है ना, इट इज़ कॉल्ड डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, ये दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में। एंड n ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप बोलोगे सर हमें तो रटा नहीं जा रहा, हमें बताओ कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सिंपल मॉडल डेवलप करते हैं, और ये मॉलिक्यूल इधर भाई साहब चल रहे हैं। अब जब ये चल रहे हैं ना, तो अपने साथ साथ इतना एरिया कवर करते हुए चल रहे हैं। मतलब इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कोई भी आएगा तो उस मॉलिक्यूल से ये भाई साहब जी क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है अगर ये हल्का सा भी नीचे चला गया, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है अगर ये हल्का सा भी ऊपर चला गया, तो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल इन दोनों मॉलिक्यूल से क्या कर लेगा, कॉलिजन कर लेगा। तो हम जस्ट कोलाइड करने वाली कंडीशन ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, ये जस्ट कॉलिजन वाली है, कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर और नीचे वाले मॉलिक्यूल से जस्ट कोलाइड करने वाला है ना। अब इससे देखो हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम स्वेप्ट इन डेल्टा टी टाइम है, हमारे मॉलिक्यूल के द्वारा जो अपने आसपास का वो वॉल्यूम लेके चल रहे हैं ना, कि भाई इस वॉल्यूम में अगर कोई भी आ गया तो मैं उससे टकराने वाला हूँ, तो वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम कवर कर लेगा आपका मॉलिक्यूल। तो कितना कर लेगा, तो देखो मैंने बताया था कि ये वाला मॉलिक्यूल इसका सेंटर और ये वाला मॉलिक्यूल इसका सेंटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के डायामीटर के बराबर हो जाएगी। आधी रेडियस इधर से और आधी रेडियस इधर से, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी डायामीटर। तो हमारा जो ये एरिया होगा ना जिसको अपन कवर करते हुए चल रहे हैं, वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, पाई टाइम्स डायामीटर के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। और हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो डिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बन रहा है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा पाई टाइम्स डी स्क्वायर टाइम्स v मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब हम ये देखेंगे कि इस वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है कितना है, स्मॉल m,
और हमें कितने वॉल्यूम में निकालने हैं इस वॉल्यूम के अंदर, तो हम स्मॉल n को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वॉल्यूम के अंदर हो सकते हैं उन सबसे हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड कर सकता है, तो यही नंबर ऑफ पॉसिबल कॉलिजन्स को डिनोट करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स निकालेंगे। तो हमने बोल दिया कि भाई साहब डेल्टा टी टाइम के अंदर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इतनी पॉसिबल कॉलिजन्स कर सकता है। तो एक कॉलिजन को करने में जो टाइम लग रहा है या दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल टाइम है उसको हम टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n पाई डी स्क्वायर टाइम्स v। तो अब हम मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं। हमारे पास में टाइम आ गया ना, हमारे पास में मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो है ही, तो हम लोग टाइम को मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से जो अभी हमने टाइम निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा मीन फ्री पाथ आ जाना चाहिए 1/n पाई डी स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ये तो केवल और केवल इतना ही फॉर्मूला आपने डिराइव किया है, √2 तो आया ही नहीं, तो √2 कहाँ से आएगा। देखो अभी हमने ये माना है कि एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टेशनरी है, वो इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ भाई साहब हमसे भिड़ जाओ, लेकिन असल में बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो अगर अपन उस रिलेटिव मोशन को कंसीडर करके हमारी डेरिवेशन करेंगे, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, हमारे लेवल पर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि हम लोग उस डेरिवेशन तक जाएं, तो फिर हमारा जो रिजल्ट होगा, हमारा जो मीन फ्री पाथ होगा, वो हमने जो डिराइव किया है उससे भी थोड़ा कम होगा। कितने फैक्टर से कम होगा, √2 फैक्टर से कम होगा। इसलिए हमारा जो ओवरऑल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर टाइम्स n। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना कि मीन फ्री पाथ जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो डायामीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एक नंबर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट। हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी ढेर सारे क्वेश्चन करे थे और इस वाले वीडियो के अंदर भी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आप 100% कॉन्फिडेंट फील करो। यार ये जो चैप्टर है ना, इसको बच्चे छोड़ देते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बच्चों को चैप्टर, बट अगर आपने मेरे मिरेकल सीरीज़ के दोनों वीडियोस देख लिए ना, कभी भी आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, तो वो आपको धन्यवाद ही देगा फिर, क्योंकि उसका ही फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी एंड थ्योरी के हिसाब से भी। चलो तो अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हमने देखा था डायटोमिक मॉलिक्यूल की दोनों ही तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 3। तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय ½ kT। ऐसे ही कोई पूछे कि बताओ रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था डायटोमिक के लिए होती है 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ½ kT। तो ये तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये रोटेशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी आ गई, और इन्हीं दोनों का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो जब हम रेशियो लेंगे तो ½ kT से ½ kT कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting all vibration modes, the total internal energy of the system is. अब देखो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी होती है n नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स C जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय T, है ना, ये होती है। अब यहाँ पे दो दिक्कतें हैं, एक तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, बट वो तो हम निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2 मोल ऑक्सीजन के हैं और 4 मोल किसके हैं, आर्गन के, तो ये हो जाएंगे 6 मोल्स। तो चलो एक काम तो हो गया। दूसरा काम, हमारे मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें नहीं पता, बट हमें उसका फॉर्मूला पता है, वो हो जाएगी N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब देखो N1 की वैल्यू कितनी है 2, ऑक्सीजन एक डाया एटॉमिक गैस है, तो ऑक्सीजन के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो हमने देखा था 5 डिवाइडेड बाय 2 R हो जाएगी,
है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी, फिर 5 डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल KT उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, या स्मॉल nRT, फिर अपन NT से डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो। प्लस N2, तो आर्गन जो है उसके मोल्स कितने दे रखे हैं 4, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेसिफिक हीट हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 मतलब 6। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 5R प्लस 6R डिवाइडेड बाय 6 मतलब 11R डिवाइडेड बाय 6। तो अब हमारे पास में सारा मसाला आ चुका है, तो हम ये फाइनली निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 6, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 11R डिवाइडेड बाय 6 और टेम्परेचर है T। 6 से 6 चला गया, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 11RT। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 containers A and B contain molecular gas at same temperature with masses of molecules of Ma and Mb. Then relation of momentum Pa and Pb will be। अब हमें इसके ऊपर ध्यान देना है, सेम टेम्परेचर। तो मैंने बताया था कि जो भी एनर्जी है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सेम टेम्परेचर हमें कहा गया है, अगर टेम्परेचर सेम है तो पक्का दोनों की जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जाता है, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास। दूसरे वाले की एनर्जी लिखें तो उसके मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ उसका मास, बस हमारा काम हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ Pa कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Pa हो जाएगा आपका Pb मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ Ma डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Mb। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 हमें करेक्ट नज़र आ रहा है, Pa इज इक्वल टू Pb टाइम्स Ma डिवाइडेड बाय Mb, रूट को हाफ लिखा है पावर की फॉर्म में, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलेंडर ऑफ 200 लीटर कैपेसिटी इज कंटेनिंग H2। द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1.52 इंटू 10⁵ जूल। द प्रेशर ऑफ H2 इन द सिलेंडर विल बी। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या दिमाग लगाएंगे कि H2 जो है वो एक डाया एटॉमिक गैस है। चलो, H2 एक डाया एटॉमिक गैस है, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि यार इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डाया एटॉमिक की 5, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है आपकी 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स PV। बट ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पर केवल और केवल ट्रांसलेशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी की बात करी जा रही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू ट्रांसलेशन ही हमें कंसीडर करनी है। कितनी होती है, केवल और केवल 3 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ट्रांसलेशन ही हमें कंसीडर करनी है, तो वो हो जाएगी आपकी 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स PV। और ये हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 1.52 इंटू 10⁵ जूल इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। प्रेशर हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 200 लीटर्स। तो लीटर जो है उसको अपन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 10⁻³ तो 2 से ये 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 का मतलब 10⁻² इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10 दूसरी तरफ भेजेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P की वैल्यू आ जाएगी 1.52 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज ऑलमोस्ट 0.5। ठीक है, 1.5 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, जिसको अपन 5 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर मिक्स्ड, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी if the mass of molecules of 2 gases are m1 and m2 and number of their molecules are n1 and n2 respectively, then the temperature of the mixture will be। तो सबसे पहले अगर अपन मिक्सचर की बात करें, ठीक है, तो मिक्सचर की जो टोटल एनर्जी है
वो कितनी हो जानी चाहिए, तो हमारे पास में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर अपन मोनो एटॉमिक गैसेस लेते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कैपिटल एन। अब कैपिटल एन यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे मिक्सचर के अंदर, N1 प्लस N2, है ना, टाइम्स स्मॉल k टाइम्स टेम्परेचर T। ये मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया। और अगर अपन इंडिविजुअल गैसेस के बारे में बात करें, जैसे गैस 1 के बारे में अगर अपन बात करें, तो गैस 1 के लिए एनर्जी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स N1 टाइम्स k टाइम्स टेम्परेचर T1। और गैस 2 के बारे में अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 N2 टाइम्स k टाइम्स T2, राइट। तो अगर कोई पूछे कि बताओ अगर एनर्जी कंजर्व्ड रहती है तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल आनी चाहिए, और जब इसको करोगे आप तो 3/2 k कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कैपिटल T है उसकी वैल्यू आ जाएगी N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो मैंने ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, है ना, देखो कहाँ पर बताया था मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, उसमें एक हल्का फुल्का करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर अपन इसको कैपिटल N1 और कैपिटल N2 से रिप्लेस कर लेते हैं, कैपिटल N1 कैपिटल N2। तो जब टेम्परेचर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स यूज़ नहीं करते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जबकि स्मॉल m1 और स्मॉल m2 क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये करेक्शन कर लो थोड़ा सा। तो अपन इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे, खैर यहाँ पे हमने डिराइव भी कर लिया। आगे चलते हैं। ऑन मिक्सिंग 1 ग्राम मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक विथ 1 ग्राम मोल ऑफ डायएटॉमिक गैस विथ स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी। ठीक है, तो एक तो है हमारी मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, और कितने मोल्स दे रखे हैं अपनों को, 1 ग्राम मोल दे रखे हैं, 1 मोल ले सकते हैं अपन, और एक है हमारी डायएटॉमिक गैस। तो मिक्सचर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ 1। मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो CV की वैल्यू हो जाएगी 3/2R। नंबर ऑफ मोल्स डायएटॉमिक के हो जाएंगे 1, CV की बात करें तो कितनी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2R, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 1 + 1 दैट इज़ 2। अब 3/2 प्लस 5/2 करेंगे तो 8/2 दैट इज़ 4R हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 + 5 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4R हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फर्दर हमें करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 2R, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, फॉर ए गैस R/CV इज 0.67। अब हमें पता है CV जो होता है गामा टाइम्स R डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट गामा टाइम्स R, CV होता है हमारा R डिवाइडेड बाय गामा -1, ठीक है। तो हमारा R डिवाइडेड बाय CV जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा -1 के इक्वल हो जाएगा, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1.67, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 1.67। अब वैसे तो आपको डायरेक्टली पता होगी कि ये वाली जो वैल्यू है ये किसके लिए होती है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इफ द टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इज डबल that of O2 molecules, then the ratio of total kinetic energies of H2 to the O2 will be at 300 Kelvin। तो अगर अपन H2 की काइनेटिक एनर्जी निकालें या टोटल एनर्जी निकालें तो कितनी आ जाएगी, H2 डायएटॉमिक गैस है तो 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो H2 मॉलिक्यूल्स इज डबल, तो अगर अपन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैपिटल N मान लेते हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ N हो जाएंगे, टाइम्स K टाइम्स T। और अगर अपन O2 के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालें तो ये आ जाएगी आपकी 5 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N टाइम्स K टाइम्स T। टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो जब आप रेशियो लोगे तो 5/2 से 5/2, KT से KT, N से N चला जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा आपका 2:1। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। If 2 gram moles of a diatomic gas and 1 gram mole of a monoatomic gas are mixed, then the value of gamma for mixture will be। तो सबसे पहले मिक्सचर की CV निकालते हैं, मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हैं। तो 2 मोल हमें दे रखे हैं किसके, डायएटॉमिक गैस के, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R, और 1 मोल हमें दे रखे हैं
मोनो एटॉमिक गैस के मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2R, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे हमारे 3, यहाँ पे 2 से 2 चला गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 + 3/2 दैट इज 10 + 3 दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 13R डिवाइडेड बाय 6। तो ये CV हो गई मिक्सचर के लिए, और CP अगर अपन निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 13R डिवाइडेड बाय 6 + R दैट इज 13 + 6 करेंगे तो 19R डिवाइडेड बाय 6। तो गामा किसके बराबर हो जाएगा CP डिवाइडेड बाय CV, यानी कि 19R डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 13R डिवाइडेड बाय 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 13 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 2 moles of monoatomic gas are mixed with 1 mole of diatomic gas, then gamma for the mixture is। तो पहले CV निकाल लेते हैं मिक्सचर की, तो 2 moles of monoatomic gas यानी कि 3/2R mixed with 1 mole of diatomic gas that is 5 डिवाइडेड बाय 2R, टोटल मोल्स हो जाएंगे आपके 3। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 × 2 6 + 5 11R डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 11R डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो CP कितना हो जाएगा आपका 11R डिवाइडेड बाय 6 + R, तो दैट इज 17R डिवाइडेड बाय 6। तो गामा हो जाएगा आपका CP डिवाइडेड बाय CV, यानी कि 17R डिवाइडेड बाय 6, 11R डिवाइडेड बाय 6 कैंसिल आउट हो गया, 17 डिवाइडेड बाय 11, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.55 समथिंग, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इफ CP एंड CV डिनोट द स्पेसिफिक हीट्स पर यूनिट मास, है ना, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं, मास के रेस्पेक्ट में दे रखी है, ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m, देन, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है m, ठीक है। अब मान लो हमारा मास जो है पर यूनिट मास, ठीक है, तो हमारा मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम दे रखा है। अब 1 किलोग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो मास होता है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय m मोल्स के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपको दे रखी है CP एंड CV, ठीक है। कितने मोल्स के लिए, 1 डिवाइडेड बाय m मोल्स के लिए। तो 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, तो वो हो जाएगी, अपन 1/m मोल्स के लिए दे रखे हैं तो अपन 1/m से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगी m टाइम्स CP एंड m टाइम्स CV। तो ये है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, यानी कि CP माइनस CV जो आपको दे रखा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय m के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, a gas mixture contain 1 mole of helium gas and 1 mole of oxygen gas. Find the ratio of specific heat at constant pressure to the constant volume of the gaseous mixture। तो यार ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पहले कभी आपको ये क्वेश्चन दिक्कत करता होगा, बट अभी आपका खुद का मन कर रहा होगा कि इस क्वेश्चन को हमें खुद से करना चाहिए, तो एक बार ट्राई करना। The mean free path of molecules of gas, radius r दे रखी है, is inversely proportional to, radius r दे रखी है मतलब diameter 2r हो जाएगा, और उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेडियस के भी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। n molecules of an ideal gas at temperature T1 and pressure P1 are contained in a closed box. If the molecules in the box gets doubled, keeping total kinetic energy same, if new pressure is P2 and temperature is T2 then, ठीक है। अब देखो हमारा वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज्ड बॉक्स दे रखा है, वॉल्यूम को यहाँ पर चेंज नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर, तो अगर अपन फर्स्ट केस के लिए, केस
1 के लिए अगर अपन आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी P1 टाइम्स V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं N टाइम्स K टाइम्स टेम्परेचर कितना दे रखा है T2। अगर अपन केस 2 के लिए सेम इक्वेशन लगाएं तो अब की बार हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, डबल हो गए। तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ N मल्टीप्लाइड बाय K टाइम्स टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कह रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमें कह रखा है कि काइनेटिक एनर्जी को रखा गया है सेम, काइनेटिक एनर्जी को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। इसका मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा, यानी कि आप P1 डिवाइडेड बाय P2 निकालोगे, V से V तो कैंसिल आउट हो जाएगा, N से N कैंसिल आउट, K से T1 से सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 बचेगा। तो P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ P1, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P1 एंड T2 इज इक्वल टू T1। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ गैस मिक्सचर कंटेन 1 ग्राम H2 and 1 gram helium. If temperature of gas mixture is increased from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius at isobaric process, then find given heat of gas mixture. अब ये क्वेश्चन जो है ना इसको स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहले मिक्सचर के बारे में बात करी जा रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। N1 की अगर अपन बात करें तो अमाउंट दे रखा है हमें 1 ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर वेट है H2 का वो कितना होता है 2, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1/2। अगर हीलियम की बात करें तो उसका अमाउंट दे रखा है 1 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं हमें निकालने, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है आपका 4, ठीक है। हमें N1 और N2 पता पड़ गया, हमें टाइप भी पता है, तो इसके लिए जो C1 है H2 क्योंकि डायटोमिक गैस है तो 5 डिवाइडेड बाय 2R हो जाएगी, और C2 जो है मोनो एटॉमिक है तो 3 डिवाइडेड बाय 2R हो जाएगी। तो मिक्सचर की जो CV है वो हो जाएगी N1C1, यानी कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5/2 टाइम्स R, N2C2 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 टाइम्स R डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल 1/2 प्लस 1/4। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स R प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स R डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 3 13 R डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3/4 उल्टा कर देंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 13 R डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे CV की वैल्यू आ जाएगी। एंड वंस वी हैव CV वी कैन ईजिली फाइंड आउट CP। अब आप बोलोगे सर CP क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें काम करना है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो CP हो जाएगा आपका CV + R, यानी कि 13 R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R, यानी कि 19 R डिवाइडेड बाय 6। और एक बार हमारे पास में CP आ गया तो हम अमाउंट ऑफ हीट आसानी से निकाल सकते हैं, कितना, नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं मिक्सचर के वो हो जाएंगे आपके 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स CP दैट इज 19 R डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, 100 दे रखा है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है और जो कैलकुलेशन के बाद में आंसर आएगा वो आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, फिर मैं कमेंट्स के अंदर बताऊंगा कि वो आंसर करेक्ट है या नहीं। सो दिस इज़ इट बच्चों। आई होप आपका जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर था, जो कि बहुत लंबे टाइम से मैक्सिमम बच्चों का पेंडिंग रहता है, बच्चे छोड़ते चले जाते हैं और कहीं ढंग से करवाया भी नहीं जाता इस चैप्टर को, है ना। कहीं ना कहीं इसको थर्मो के साथ करवा दिया जाता है, बोल दिया जाता है केमिस्ट्री में कर लेंगे, है ना। मतलब इसको उतना सम्मान नहीं मिलता जितना फिजिक्स के अंदर डिजर्व किया जाता है इस चैप्टर के द्वारा। तो यार हम लोगों ने तो पूरे सम्मानपूर्वक तरीके से इसको ख़त्म किया है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।